हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपके पास में ट्रांसफॉर्मर। क्या था? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफॉर्मर की बनावट क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो एक बार दोबारा से इसको हल्का सा क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, डेफिनेशन अच्छे से सुनना कि वह उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्या कहलाता है आपके पास में? ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। तो वह उपकरण क्या कहलाता है आपके पास? ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता के अंदर जो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था वहां पे लिखवाया था कि प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं, परंतु दिष्ट धारा को नहीं। तो ये हो गया आपके पास में ट्रांसफॉर्मर। इससे अगले वाला जो इसी के अंदर टॉपिक है वो है आपके पास में सिद्धांत, प्रिंसिपल, कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है। तो इसको अच्छे से समझना भाई। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत समझने से पहले मैं आपको 9वें चैप्टर में लेकर चलता हूं। जो 9वां चैप्टर है उसके अंदर आपके पास में मैंने लास्ट एक टॉपिक करवाया था, अननोन प्रेरण। अननोन प्रेरण, अननोन प्रेरण क्या होता है आपके पास में? जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर आपके पास में अननोन प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पे आपके पास में अननोन प्रेरण नाम आ रहा है। अननोन प्रेरण नाम आते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी कुंडलियां होंगी, 2 कुंडलियां होंगी। कितनी कुंडलियां होंगी? 2 कुंडलियां होंगी। क्योंकि वहां पे भी आपके पास अननोन प्रेरण के अंदर कितनी कुंडलियां थी? 2 कुंडलियां थी, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीय कुंडली। इसी प्रकार आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी कितनी कुंडलियां होंगी? 2 कुंडलियां होंगी। एक होगी आपके पास में निवेशी कुंडली और एक होगी आपके पास में निर्गत कुंडली। निवेशी कुंडली किसे कहते हैं? जिसके अंदर से धारा को क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, या जिस कुंडली की सहायता से धारा को प्रवेश करवाया जाता है क्या कहलाती है, निवेशी कुंडली कहलाती है। और निर्गत कुंडली क्या होगी? जिस कुंडली की सहायता से धारा को क्या किया जाता है, या वोल्टता को बाहर प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है, उस कुंडली को क्या कहते हैं, निर्गत कुंडली कहते हैं। अब इसी के अंदर आपके पास में जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास ट्रांसफॉर्मर की बनावट। तो ट्रांसफॉर्मर की बनावट किसे कहते हैं, मतलब कि किस प्रकार का होता है, उसको हम क्या करेंगे, अभी समझेंगे। तो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की बनावट, तो बनावट को अच्छे से समझना भाई। बनावट किस प्रकार से होती है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर नरम लोहे की आयताकार क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर नरम लोहे की आयताकार पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या बनाई जाती है, पटलित क्रोड बनाई जाती है। तो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होती हैं, नरम लोहे की आयताकार पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या बनाई जाती है, पटलित क्रोड बनाई जाती है। तो आपके पास में ये क्या हो गया, पटलित क्रोड हो गया। पटलित क्रोड। तो
अब उससे आगे आपके पास में इस पटली क्रोड के अंदर कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। इसे जो पटली क्रोड आपने बनाई है इसके अंदर क्या भरा जाता है? विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ क्या किया जाता है? भरा जाता है। उसके पश्चात आपके पास में इस पटली क्रोड के ऊपर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश क्यों करते हैं? क्योंकि इस पटलित के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। इस पटलित के अंदर क्या उत्पन्न हो? भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। उसके पश्चात आपके पास में इस पटलित के दोनों सिरों के ऊपर दो कुंडलियां होती हैं। इस पटलित के दोनों सिरों के ऊपर क्या होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। एक आपके पास में ये है और दूसरी आपके पास में ये है। अब आपके पास में एक कुंडली निवेशी कुंडली है और दूसरी कुंडली क्या है? निर्गत कुंडली है। तो आपके पास में इसके ऊपर दो कुंडलियां होती हैं। जिस कुंडली से हम धारा को अंदर प्रवेश करवाएंगे वो आपके पास में कौन सी कहलाएगी? निवेशी कुंडली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निवेशी कुंडली। और जिस कुंडली से धारा या वोल्टा को हम बाहर प्राप्त करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी? निर्गत कुंडली, निर्गत कुंडली। तो ध्यान रखना भाई कि इस पटलित क्रोड के दोनों सिरों के ऊपर दो कुंडलियां होती हैं। जिस कुंडली से धारा को प्रवेश करवाया जाता है वो निवेशी कुंडली कहलाती है और जिस कुंडली से धारा या वोल्टा को बाहर प्राप्त किया जाता है क्या कहलाती है? निर्गत कुंडली कहलाती है। अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास में निवेशी कुंडली के अंदर जो धारा है वो मान लिया आपके पास में कितनी है? आई पी है। पी का मतलब आपके पास में प्राइमरी क्या है? प्राइमरी आई पी है। और प्राथमिक कुंडली के अंदर जो आपके पास फेरों की संख्या है वो कितनी है? एनपी है। और आपके पास में प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? ईपी है। कितना है? ईपी है। उससे आगे आपके पास में जो द्वितीय कुंडली है उससे उत्पन्न जो धारा है वो कितनी है? आईएस है। और आपके पास में उसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है? एनएस है। और उस पर उत्पन्न प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? ईएस है। कितना हो गया? ईएस। तो ये हो गया आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की बनावट। अब इससे आगे आपके पास में जो टॉपिक है वो है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली, वर्किंग। तो आपके पास में कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। वर्किंग किस प्रकार से करता है आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है उसको अच्छे से समझना भी कि आपके पास में कार्य प्रणाली तो क्या होगी? कार्य प्रणाली। तो आपके पास कार्य प्रणाली क्या होगी इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो आपके पास में जब ट्रांसफॉर्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या करने पर? परिवर्तन करने पर। प्राथमिक कुंडली के अंदर प्रवाहित धारा कितनी है? आईपी है। इसमें परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास में प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है? एनपी है। तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी है, ईपी बराबर कितना होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपके पास में यदि प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है? एनपी है। तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा भैया आपके पास में? फैराडे के नियम से हो जाएगा आपके पास में ईपी, प्राथमिक कुंडली के अंदर उत्पन्न
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, ईपी है। ईपी बराबर माइनस एन पी और कितना हो जाएगा, डी फाइव बटे डी टी। और आपके पास कौन सी कुंडली के अंदर हो रहा है, ये प्राइमरी कॉइल के अंदर हो रहा है। उससे आगे आपके पास यदि द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, एनएस है, तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। तो फैराडे के नियम से द्वितीय कुंडली के अंदर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा, ES बराबर माइनस में NS और कितना होगा भैया आपके पास में d5 बटे dt और कितना हो गया S। तो यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से सुनना कि आपके पास में दोनों कुंडलियों के अंदर जो आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, या चुंबकीय फ्लक्स के अंदर कोई क्षति नहीं होती है। तब आपके पास में दोनों कुंडलियों का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो जाएगा। पूर्णतः क्या हो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इससे आगे हम लिखेंगे यदि आपके पास में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है, नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से क्या होता है, द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाता है। इसलिए दोनों के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगी, आपस में समान होगी। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मान होगा, पहले लिखना पड़ेगा भैया आपको कि आपके पास यदि चुंबकीय फ्लक्स की क्षय या जो कमी है वो कितनी है, नगण्य है, तब आपके पास प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से क्या हो जाता है, संबंधित हो जाता है। तो आपके पास क्या होगा, d5 बटे dt और कितना हो जाएगा आपके पास में p बराबर हो जाएगा d5 बटे कितना हो जाएगा dt और कितना हो जाएगा s। उससे आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो वही मैं सोल्व करवा चुका हूं, इसका मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो आपके पास में क्या मान आएगा, आपके पास मान आएगा ES बटे EP बराबर आपके पास में मान आएगा NS बटे NP और यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। तो इसको अच्छे से समझना कि समीकरण 3 हमें क्या बताना चाह रहा है। जो समीकरण 3 है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि आपके पास में किसी कुंडली के अंदर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, किसी भी कुंडली के अंदर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उस कुंडली में फेरों की संख्या के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, या उस कुंडली के फेरों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है आपके पास में कि जिस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या अधिक होगी उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो अब इससे आगे किस प्रकार से सोल्व करते हैं, अच्छे से समझना कि आपके पास में जो कुंडली है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। दोनों कुंडलियों के अंदर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तब आपके पास में जो प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति है वो द्वितीय कुंडली की शक्ति के क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति है वो द्वितीय कुंडली के क्या होगी, समान होगी। और आपके पास में जो शक्ति है P बराबर कितना होता है, V इंटू I होता है। तो आपके पास यहाँ पे E नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ES और कितना हो जाएगा IS बराबर कितना होगा आपके पास में EP और कितना हो जाएगा आपके पास में IP होगा। कितना होगा, IP। तो यहाँ पे ध्यान देना, EP को इस साइड भेजेंगे, IS को इस साइड भेजेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो समीकरण आएगा वो है ES बटे कितना हो जाएगा EP बराबर हो जाएगा आपके पास में IP बटे कितना हो जाएगा IS। और यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 4।
समीकरण नंबर 4। तो इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में समीकरण 4 क्या बताना चाह रहा है हमें। तो यहाँ पे जो समीकरण 4 है इसको और समीकरण 3 को देखो भाई, आपके पास में ES बटे EP, ES बटे EP, जब दोनों का LHS मान समान है तो RHS मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो मान होगा आपके पास में IP बटे कितना हो जाएगा, IS बराबर हो जाएगा आपके पास में NS बटे NP। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि ये समीकरण हमें क्या बताना चाह रहा है। तो यहां पे आपके पास में किसी कुंडली के अंदर प्रवाहित जो धारा है वो उस कुंडली के फेरों की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपके पास जिस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या अधिक होगी उसके अंदर धारा का मान क्या होगा, कम होगा, और जिस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, उस कुंडली के अंदर आपके पास धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपके पास में जिस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या अधिक है उसके अंदर आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, परंतु फेरों की संख्या अधिक होने के कारण धारा का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अब इससे आगे हम ट्रांसफॉर्मर के जैसे प्रकार पढ़ेंगे उसके अंदर हमें इसकी क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास में ये हो गया इसका क्या, कार्य प्रणाली। तो अब इससे आगे आपके पास में टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। तो टॉपिक आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, और जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपके पास में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में उच्चई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो पहला है आपके पास में उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो आपके पास में उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या होगा उसको अच्छे से समझना। तो अब आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं। कितनी कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं। तो आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है उसका उच्चाई प्रकार क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना कि आपके पास वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली या निवेशी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। या फिर आपके पास में वह ट्रांसफॉर्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के अंदर क्या करता है, परिवर्तित करता है। नाम से ही पता चल रहा है उच्च ही ट्रांसफॉर्मर जो निम्न को क्या करता है, उच्च करता है, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न मान को क्या करता है, उच्च मान में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो आपके पास में यहाँ पे जो द्वितीय कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। तो आपके पास में यहाँ पे एनपी फेरों की संख्या वो क्या है, कम है, और किससे, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से। तो ध्यान रखना द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, किससे, प्राथमिक कुंडली से। अब आपके पास में जब फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के अंदर अधिक है तो द्वितीय कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होगा, अधिक होगा, किससे, प्राथमिक कुंडली से। तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे ईपी छोटा होगा किससे, ईएस से।
परंतु अब आपके पास में द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। तो द्वितीय कुंडली के अंदर जो धारा है आई और एस वो क्या होगी, कम होगी, किससे, आई पी से। तो आपके पास में यहां पे आई एस आई पी बड़ा होगा किससे, आई एस से। तो ये होगा आपके पास में ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड आपके पास में अपचयी ट्रांसफॉर्मर। सेकंड आपके पास में कौन सा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं अपचयी ट्रांसफॉर्मर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपके पास में अपचयी ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अपचयी या स्टेप डाउन, स्टेप को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, ये स्टेप को क्या कर रहा है, अप कर रहा है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे उसको अच्छे से समझना कि आपके पास वह ट्रांसफॉर्मर जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के क्या करता है, उच्चतम मान को निम्नतम मान में क्या करता है, परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, अपचयी ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या हो, अधिक हो, और द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या हो, कम हो, तथा वह उच्च प्रत्यावर्ती धारा को क्या करे, निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करे, या उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टा में क्या करे, परिवर्तित करे। तो क्या कहलाता है, अपचयी या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो अब आपके पास में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपके पास में प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। तो आपके पास में एनपी बड़ा होगा किससे, एनएस से। जब आपके पास में प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या अधिक है तो प्राथमिक कुंडली का जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो आपके पास में यहां पे क्या होगा, ई पी बड़ा होगा किससे, ई एस से। परंतु आपके पास प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, तो उसके अंदर प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, कम होगा, किससे, द्वितीय कुंडली से। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान हो जाएगा आपके पास में आईपी छोटा होगा किससे, आईएस से। तो इन तीनों बातों का भाई ध्यान रखना, इन तीनों बातों का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। उससे आगे आपके पास में जो टॉपिक है वो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। तो रब कर रहा हूं मैं इस साइड से। टॉपिक आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता नीटा। तो इसको अच्छे से समझना क्योंकि मैंने 11th क्लास के अंदर आपको कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में अच्छे से आपको समझाया था। उसी प्रकार हम यहां पे निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। तो टॉपिक आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, या इसको हम बोल सकते हैं नीटा। किससे प्रदर्शित करते हैं, नीटा से। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझना भाई कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किसे कहते हैं। पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए 11th क्लास में मैंने आपको करवाया था कार्नो इंजन की दक्षता। तो आपके पास कार्नो इंजन की दक्षता की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किसे कहते हैं, इसको डेफिनेशन को अच्छे से समझना कि आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर द्वितीय कुंडली की जो शक्ति है, द्वितीय कुंडली की शक्ति और प्राथमिक कुंडली की शक्ति का जो अनुपात है, अनुपात का जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की
दक्षता नीटा कहते हैं। तो ध्यान से सुनना कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली के अंदर प्रयुक्त शक्ति तथा प्राथमिक कुंडली के अंदर शक्ति के अनुपात का जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं। तो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता नीटा बराबर कितना होगा, आपके पास में दक्षता नीटा बराबर हो जाएगा, आपके पास कितना होगा भाई, आपके पास में द्वितीयक कुंडली के अंदर शक्ति, या आपके पास में द्वितीयक कुंडली की जो शक्ति है डायरेक्ट मान लिख सकते हो आप इसका ES या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या होगा आपके पास में द्वितीयक कुंडली की शक्ति बटे कितना हो जाएगा आपके पास में प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति गुणा इसका क्या हो जाएगा, गुणा 100%। निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना भाई आपके पास में कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली की शक्ति तथा प्राथमिक कुंडली की शक्ति के अनुपात का जो प्रतिशत होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं। इसलिए आपके पास में नीटा बराबर कितना होगा, आपके पास में नीटा बराबर हो जाएगा, आपके पास कितना होगा, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली के अंदर जो शक्ति है कितनी होगी आपके पास में ES बटे कितना होगा आपके पास में IP इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो आपके पास में ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहलाती है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है अपने 12वीं क्लास में। तो आपके पास में नीटा बराबर हो गया ES बटे IP गुणा कितना हो गया 100। अब वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है, किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है। इसी प्रकार आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी 100% नहीं होती है। और ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वो 75 से 90% होती है। कितनी होती है, 75% से 90% तक होती है। तो ध्यान रखना भाई कि आपके पास में किसी भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि होती है। संभव है, क्या है, संभव है। क्योंकि आपके पास में कार्नो इंजन की दक्षता 100% नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी 100% नहीं होगी। इसलिए आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता है वो कितनी होती है, 75 से 90% होती है। 75 से क्या होती है, 90% होती है। उससे आगे आपके पास में जो टॉपिक है वो है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होगी, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि या ट्रांसफॉर्मर की हानियां। तो क्योंकि आपके पास में 75 से 90% उसकी दक्षता है तो हानि कहां कहां होगी उसके बारे में अध्ययन करना भी क्या है, जरूरी है। तो आपके पास में अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की हानियां, ट्रांसफॉर्मर की हानियां। तो ट्रांसफॉर्मर की हानियां क्या होंगी भाई, आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर काफी सारी हानियां होती हैं, जिनमें आपके पास में जो मुख्य है वो आपके पास में आपको बता रहा हूं। पहली उसके अंदर आपके पास में है ताम्र हानि, ताम्र हानि। ताम्र हानि क्या होती है इसको अच्छे से समझना भाई। तो आपके पास में ताम्र हानि किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ताम्र हानि किस प्रकार से होती है, जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तब आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं। और दोनों कुंडलियां किसकी होती है, तांबे के तारों की बनी हुई होती हैं। तो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की कुंडलियों का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। क्योंकि तांबे के तारों की बनी हुई है तो उनका कुछ ना कुछ क्या होगा,
प्रतिरोध होगा, परंतु जैसे ही उसके अंदर से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके प्रतिरोध के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी तो वहां ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि उसे हम क्या बोलेंगे, ताम्र हानि बोलेंगे। कि जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो ट्रांसफॉर्मर की कुंडलियों का स्वयं का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और जैसे उसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण आपके पास उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। अब आपके पास में इसी के अंदर आपके पास पॉइंट आता है कि ताम्र हानि को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ताम्र हानि को हमें किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में जो आपने कुंडलियां बनाई है तांबे के तारों की, उनमें जो तांबे के तार हैं वो क्या होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोटे। अगर तांबे के तार मोटे होंगे तो आपके पास जो ताम्र हानि है वो क्या होगी, बिल्कुल न्यूनतम होगी। तो आपके पास पहला हो गया ताम्र हानि। सेकंड आपके पास में है चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण ऊर्जा हानि। तो सेकंड होगा आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि। तो आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण क्या ऊर्जा हानि होगी। तो इसको अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी कुंडलियां हैं, दो कुंडलियां हैं। कितनी कुंडलियां हैं, दो कुंडलियां हैं। एक आपके पास में निवेशी कुंडली है और दूसरी क्या है, आपके पास में निर्गत कुंडली है। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर दोनों कुंडलियां कुछ दूरी के ऊपर क्या होती हैं, स्थित होती है। दोनों कुंडलियां क्या होती है, कुछ दूरी के ऊपर स्थित होती है, और दोनों कुंडलियां एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। दोनों कुंडलियां कुछ दूरी पर स्थित होने के कारण जो दोनों कुंडलियों का चुंबकीय जो फ्लक्स है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से जुड़े नहीं पाता है। इसके कारण फ्लक्स के अंदर क्या होती है, हानि होती है, क्षय होती है, क्षति होती है। तो आपके पास में दोनों कुंडलियां कुछ दूरी के ऊपर स्थित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, क्षय होती है या कमी होती है या हानि होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण ऊर्जा हानि कहते हैं। अब आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण ऊर्जा हानि को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझना भी कि आपके पास में दोनों कुंडलियां क्या हैं, कुछ दूरी के ऊपर स्थित है। यदि दोनों कुंडलियों को क्या कर दे, बिल्कुल पास पास सटाकर रख दे तो चुंबकीय फ्लक्स में ऊर्जा हानि नहीं होगी। जो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है वो पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। या फिर आपके पास में दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर क्या कर दे, लपेट दे, तो भी आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स जो क्षय है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स क्षय के कारण ऊर्जा हानि। अब इससे अगला जो आपके पास में पॉइंट है वो है आपके पास में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि। तो आपके पास तीसरा जो पॉइंट है वह आपके पास में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि। तो आपके पास में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि क्या होगी कि आपके पास में जब ट्रांसफॉर्मर की कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो आपके पास क्रोड की सतह के ऊपर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्रोड की जो सतह है, क्रोड की सतह के ऊपर क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर दोनों कुंडलियों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तित हो रहा है तो क्रोड की सतह के ऊपर क्या होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये भंवर धाराएं जो होती हैं वो कुंडलियों में ट्रांसफॉर्मर में प्रवाहित धारा का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, जिसके कारण
वहां पे आपके पास क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि के। तो दोबारा से इसको समझ लेना भाई कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की कुंडलियों से संबंधित क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तब क्रोड के ऊपर आपके पास क्या उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि संभव बात है कि जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो वहां भंवर धाराएं संभवतः ही उत्पन्न होंगी। तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये जो भंवर धाराएं हैं ये ट्रांसफॉर्मर या कुंडलियों के अंदर प्रवाहित धारा का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, और जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। अब भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझना कि आपके पास में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो क्रोड है वो कैसी बनाते हैं, पटलित बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, पटलित, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, जो पत्तियां उनको क्या करते हैं, रखते हैं। तो पहला तो हो गया कम करने का उपाय क्या, कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर सभी आयताकार पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। सेकंड, आपके पास में उन पत्तियों के ऊपर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण वहां पे भंवर धाराएं क्या होती है, बहुत कम उत्पन्न होती हैं। और अब इससे आगे आपके पास में जो लास्ट इसके अंदर ऊर्जा हानि है वो आपके पास में शैथिल्य ऊर्जा हानि या शैथिल्य हानि। तो आपके पास में ये हो जाएगा, अगला है आपके पास में शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि क्या होगी उसको अच्छे से समझना। मैंने इससे पीछे करवा रखा है शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य ऊर्जा हानि। तो आपके पास में यहाँ पे शैथिल्य हानि क्या होगी तो उसको अच्छे से समझना कि आपके पास जब ट्रांसफॉर्मर में धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। जब ट्रांसफॉर्मर में धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तब आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड है वो क्या हो जाती है, आपके पास में चुंबकित हो जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकित हो जाती है। परंतु जैसे ही धारा को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड है वो क्या हो जाती है, विचुंबकित हो जाती है। तो चुंबकन और विचुंबकन के अंदर जो ऊर्जा की हानि हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, शैथिल्य हानि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शैथिल्य हानि। तो आपके पास में ये हो गया शैथिल्य हानि। तो अब आपके पास में शैथिल्य हानि को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझना भाई। शैथिल्य हानि को हम इस प्रकार से कम कर सकते हैं कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपने पटलित क्रोड बनाई है वो कैसी है, नरम लोहे की है। क्या है, नरम लोहे की। क्यों है, अब आपके पास में नरम लोहे की ही क्यों पटलित क्रोड लेते हैं, इसका रीजन अच्छे से समझ लेना भाई। क्योंकि उसके अंदर शैथिल्य जो ऊर्जा हानि है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपके पास में जो नरम लोहा होता है, नरम लोहे की जो आपके पास में क्या है, धारणशीलता वो क्या होती है, अधिक होती है, और निग्राहिता का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो आसानी से क्या हो जाता है, चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास में नरम लोहे की सहायता से हम क्या बनाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाते हैं। और अस्थायी चुंबक का उपयोग कहां कहां करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस वहां कर चुके थे। तो यहाँ पे शैथिल्य हानि को बचने के लिए क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो पटलित क्रोड है वो कैसी होनी चाहिए, नरम लोहे की होनी चाहिए। क्योंकि नरम लोहे की जो धारणशीलता वो क्या होती है, अधिक होती है, और निग्राहिता का मान क्या होता है, कम होता है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नरम लोहे को हम आसानी से चुंबकित और विचुंबकित क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए हम जो पटलित क्रोड है वो क्या कैसी होती है, नरम लोहे की होती है। उससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के उपयोग। तो इसी पे लिख देता हूं मैं आपके पास में। अगला जो टॉपिक आपके पास में वो है ट्रांसफॉर्मर
के उपयोग। तो ट्रांसफॉर्मर के उपयोग क्या होंगे, इनको अच्छे से समझना भी कि आपके पास में पहला तो है, आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की सहायता से विद्युत धारा का क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। तो पहला हो जाएगा आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की सहायता से विद्युत धारा का क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। सेकंड हो जाएगा आपके पास में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हम टीवी, रेडियो और आदि जो आपके पास में विद्युत उपकरण है जैसे बैटरी होगी, इनके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। उससे आगे आपके पास में ट्रांसफॉर्मर का एक उपयोग, पहले में स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मर जब स्टार्ट किया था उसी टाइम बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको कम या ज्यादा, ये तो बताई थी आपको। तो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को अधिक दूरी तक संचरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिक दूरी तक संचरित कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। दोबारा से सुन लेना कि ट्रांसफॉर्मर की सहायता से विद्युत धारा का संचरण किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग रेडियो, टीवी आदि उपकरण, विद्युत उपकरणों में किया जाता है और ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है और ट्रांसफॉर्मर की सहायता से विद्युत धारा को अधिक दूरी तक संचरित किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। तो आपके पास हो गए ट्रांसफॉर्मर के उपयोग। अब इस चैप्टर के अंदर, 10वें चैप्टर के अंदर आपके पास में 3 टॉपिक बचे हुए हैं। आपके पास में एक टॉपिक है वाट इन धारा, अगला है आपके पास में धातु संसूचक और उससे अगला है आपके पास में चौक कुंडली। और आपके पास में ये 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, तो इनको हम अगली क्लास में जल्दी ही क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आप सभी भैया बहना 11वां चैप्टर अपना जो चल रहा है, कंप्लीट हो चुका था पहले, उस चैप्टर को दोबारा से स्टार्टिंग से रिपीट करूं या फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है या 11वें चैप्टर को दोबारा से रिपीट करना है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आप बताओगे तभी हम आगे 11वां स्टार्ट करेंगे, या तो उसको दोबारा से पढ़ाएंगे, नहीं फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट्स करके आप बताएं जरूर और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।